तो एक बार फिर से डीएवी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 डीएवी का जो टेक्स्ट बुक है साइंस का चैप्टर 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल न्यूट्रिशन एक्चुअली। तो ये टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेंगे और इसमें साथ साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत जरूरी है याद रखना, सो दैट एग्जाम में आप जो इसको इजिली कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो देखो, एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली वो मोड ऑफ इनटेक फूड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट कैसी होती है एनिमल्स में, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब देखो यहाँ पर मोड ऑफ फूड इनटेक क्या होता है। सो द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इस धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनमें फूड जो है, फूड हैबिट जो है अलग अलग होती है। हर एनिमल्स ने, हर बर्ड्स ने अलग अलग मेथड अडॉप्ट किए हैं फूड इनटेक के लिए, मतलब खाना कैसे खाया जाए, किस तरह से उस फूड से न्यूट्रिशन लिया जाए। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो द रिलेवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन अ मैनर दैट मेक इट इजी फॉर देम टू ईट देयर फूड। तो उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो इस तरह से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि वो अच्छे से खाना खा सकें, ठीक है। और ये नेचर ने किया है, ठीक है। ये अपने आप, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो हजारों साल से जो है होते होते ये डेवलपमेंट हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो जो मैंने हाईलाइट किया ये वाला पार्ट सब, सो इसको आपको याद रखना है। अ स्पैरो हैज अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड एंड वर्म, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि स्पैरो, व्हाई स्पैरो हैज शॉर्ट बीक, तो इसका आंसर होगा टू पिक अप सीड एंड वर्म्स। दूसरा है लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड help it to suck nectar from the flower। तो why hummingbird have long tubular beak, तो इसका आंसर यहां से मिल जाता है हमें। So the cow has sharp incisor and flat molar teeth that helps to cut and grind plant material। तो ये भी क्वेश्चन why करके पूछ सकते हो, why cow has sharp incisor and flat molar teeth। The jaws of many snakes enable them to swallow animals, ठीक है, swallow animals दैट मे बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत सारे, जैसे एनाकोंडा हो गया, वो अपने साइज से भी बड़े साइज के जानवरों को सॉलो कर जाता है, निगल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसने अपने फूड इनटेक मोड को, मतलब खाना अंदर लेने की जो काबिलियत है उसके अंदर, वो इस तरह से डेवलप किया है कि वो अपने से बड़े जानवर को भी निगल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काऊ है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्नेक है। सो ठीक है, सो ये अलग अलग जो है मेथड्स हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स देखो, बच्चों देखो, मैं यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा देता हूँ सांप का, स्नेक का। देखो किस तरह से इसका जो है टीथ जो है किस तरह से डेवलप हुआ है। आप अगर आप ध्यान से इनके दो दांतों को देखोगे तो ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, अंदर की तरफ, इसलिए ताकि जब ये किसी भी जानवर को निगलेगा तो ये जस्ट अपने दांतों से प्रेस करता है। तो दांतों से प्रेस करने का दांत अंदर की तरफ मुड़े हैं, तो वो प्रे भी अंदर जाते रहता है, उसको प्रेस करता रहता है, दबाता रहता है और अंदर जाता रहता है, इसलिए वो अपने साइज से भी बड़े साइज के जानवर को भी निगल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट एनिमल हैव डिफरेंट कैटेगरीज इनटू थ्री हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 है हार्बीवोरस, नंबर 2 है कार्निवोरस एंड तीसरा है ओमनीवोरस। अब हार्बीवोरस किसे कहेंगे? जैसे गाय हो गया, डियर, काऊ, डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल, ठीक है, जो सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस। एंड दूसरा है एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल, जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, उन्हें जो है हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। एंड एनिमल लाइक बियर, ह्यूमन बीइंग्स दैट ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फिर देखो, यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आप ध्यान से देखो, सो इट इज देयर
it is their food that provide animal their required nutrition. As we have mentioned in the previous chapter, nutrition requirement of heterotrophs, that is heterotrophic nutrition, are met by them in three different ways. These three modes of nutrition. तो देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो हमने पहले चैप्टर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके देख सकते हैं कि जो हम लोग पहले चैप्टर में जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे वो तीन तरह के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो यहां पर वन बाय वन पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बेसिकली इन विच an organism obtain its required nutrient from dead and decaying plants and animal matter is known as saprotrophic nutrition। तो ये हमें याद रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। And in which an organism obtain, ये हमारा हो गया डेफिनेशन सेप्रोट्रॉफिक का। हालांकि पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर वाले वीडियो में ये सब समझाया है मैंने, तो वहां से भी आप जो है इसको याद रख सकते। ठीक है, सच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सच एन ऑर्गेनिज्म सीक्रेट एंजाइम आउटसाइड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपने बच्चों पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पिचर प्लांट का जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि पिचर प्लांट क्या करता है, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है, और ये सब बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे वो जो है डाइजेस्ट होता है और सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और फिर उसको जो है रूट्स में ले लिया जाता है पिचर प्लांट के द्वारा, और वहां पर जो उसको जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट रहता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और दूसरा है मोस्ट फंगाई एंड सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉफिक। तो जितने भी फंगाई हैं, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सभी क्या है सेप्रोट्रॉफिक, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और बेसिकली अब जैसे मैंने जो पिचर प्लांट का बोला वो एक्चुअली वो इंसेक्टिवोरस है, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। ठीक है, और वो बाहर ही होता है प्रोसेस जो भी डाइजेशन का होता है। फिर इसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो पैरासाइट्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर डेफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट ऑब्टेन फ्रॉम food from some other living organism known as host of a different group is known as parasitic nutrition। जैसे अमर बेल हो गया, तो पिछले वीडियो में ये भी मैंने समझाया, पिछले चैप्टर का ही, पहले चैप्टर का ही पार्ट है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। राउंड हेड, देखो ये एग्जांपल्स है, राउंड वॉर्म, हेड लोज, बॉडी लोज एंड टेप वॉर्म आर पैरासाइट्स। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। जैसे देखो ये जो है टेप वॉर्म है बच्चों, ये क्या है बेसिकली, ये टेप वॉर्म है। ठीक है, ये जो है पैरासाइट है, दूसरे जानवर पर डिपेंड करता है, दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रह के अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और ये देखो ये हेड लॉज है, और इसके बाद जो है बॉडी लॉज है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है पैरासाइट होते, खून चूसते हैं और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। ठीक है, ये अपना ये जो है बेसिकली बॉडी में ही चिपक के रहते हैं। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स आ गए, अब हम लोग जो है क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अमीबा क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये याद रखना जो चीज मैंने हाईलाइट किया है। दे ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, दिस फूड इज टेकन इन टू बॉडी एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन, जहां पर उसका डाइजेशन होता है, to provide the required nutrition to the body। So having understood the three different modes of nutrition used by heterotrophs, let us now talk in detail how the human body gets its required nutrition। तो अब हम लोग ह्यूमंस कैसे जो है फूड इनटेक करते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहां से होता है द फूड दैट वी ईट पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। दिस कनाल बिगिन एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल दैट आर कैरीड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन जो डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन का जो भी हम खाते हैं उसका जो प्रोसेस है वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंजेशन।
इंजेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ये देखो, इसको याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डेफिनेशन में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। तो इंजेशन ह्यूमंस में क्या होता है? माउथ में, जहां पर हम लोग खाना रखते हैं, मुंह में डालते हैं, इसके बाद जो है दांतों से चबा चबा कर उसे खाते हैं। वैसे खाना हमेशा चबा कर ही खाना चाहिए, उससे क्या होता है बॉडी पर जो है उसको डाइजेस्ट करने का लोड कम हो जाता है, और साथ ही साथ पूरा खाना का मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन होता है, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो ये तो हो गया इंजेशन। फिर इसके बाद आते हैं डाइजेशन पर। अब डाइजेशन क्या है बच्चों? तो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, देखो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सॉल्युबल वन इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस डाइजेशन of food gets done with the help of certain chemical called enzymes। तो जब जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है ना, वो जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, उस जिसको हम लोग इंजाइम बोलेंगे, उसके हेल्प से ये प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द बकल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैं आपको बकल कैविटी का इमेज दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये लाइन याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है बकल कैविटी से। जैसे ही हम खाना खाते हैं, डाइजेशन एक्चुअल में वहीं से होना शुरू हो जाता है। जब हम चबाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा में जो है इंजाइम्स होते हैं, तो वो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि पेट में जाने के बाद ही डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है? डाइजेशन जो है तुरंत शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखो एब्जॉर्प्शन। अब जो भी खाना खाया, चबा के उसको अंदर लिया हमने पेट में, so the digested food is absorbed by the wall of the small intestine from where it get passed on to the blood। तो जो हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में चला जाता है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। फिर है एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन, the absorbed food is utilized by the body for growth and formation of the body parts। this is known as assimilation। इसका भी डेफिनेशन हमें याद रखना है। absorbed food is utilized by the body for growth and formation of the body parts। this process is called assimilation। तो आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद है इजेशन। अब बेसिकली इजेशन क्या होता है? तो द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो पूरा जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल इज नोन एज इजेशन। तो वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। द एलिमेंट्री कनाल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। तो ये हमें याद रखना है, एलिमेंट्री कनाल अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बकल कैविटी। तो बकल कैविटी देखो, ये मुंह में जो होता है ना कैविटी जगह होती है, उसी को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। ये बकल कैविटी है बच्चों। एग्जाम में ये डायग्राम आता है, तो हमें जो है ये डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। पूरा एकदम कलरफुल ऐसा नहीं बनाना होता, बस एक शेप, ठीक है, शेप बनाना होता है। जैसे यहाँ पर देखो ऐसे बनाना, इसको आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम और लेबलिंग के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों लेबलिंग होता है। तो लेबलिंग जैसे किया है वैसे ही करना है। यहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवा जहाँ से रिलीज होता है, और इसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, जो कि इसको दूसरा नाम फूड पाइप है। तो खाना यहीं से अंदर जाता है। और यहाँ पर देखो जे शेप का ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो इसको हम लोग स्टमक बोलेंगे। ये स्टमक है बच्चों, ठीक है। और इंटेस्टाइन अलग चीज़ है, याद रखना। स्टमक और इंटेस्टाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हमारा लीवर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मोटा ऐसा होता है, और यहाँ पर जो है हमारा स्मॉल ये आप जो देख रहे हैं क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ पर पैंक्रियाज है, और फिर यहाँ पर रेक्टम है, और फिर यहाँ पर एनस है, राइट। तो यही बॉडी पार्ट पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, और वन बाय वन इनके फंक्शन समझेंगे, काम क्या होता है। बिसाइड दीज पार्ट्स देयर आर नंबर ऑफ ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री ग्लैंड। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच प्ले देयर रोल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि एलिमेंट्री कनाल में तीन मेन जो है ग्लैंड्स होते हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा बनता है, और एक पैंक्रियाज होता है जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एक लीवर होता है जो बाइल जूस रिलीज करता है। ये तीन हमें याद रखना है। एलिमेंट्री कनाल अलॉन्ग विद दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी एलिमेंट्री कनाल अभी हमने ऊपर देखा, उसके साथ ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये तीन ग्लैंड्स सलाइवरी, पैंक्रियाज, लीवर, इन सब को मिलाकर हमारा क्या बनता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके हम फंक्शन वन बाय वन पढ़ेंगे। और बच्चों इसका जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वहां से आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर है उसको दूसरे वीडियो में कवर कर रहा हूं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। अब इसके बाद देखो माउथ एंड बकल कैविटी स्टार्ट से करते हैं। इन ह्यूमन फूड इज टेकन थ्रू माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू बकल कैविटी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोग एक बाइट मुंह में रखते हैं, तो वही प्रोसेस बताया जा रहा है इसमें। आवर बकल कैविटी कंटेन्स द टीथ एंड टंग। तो हमारे मुंह में दांत होता है और जीभ होती है। द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हियर रिलीज सलाइवा इनटू बकल कैविटी। तो देखो होता है ना बहुत सारा, अब अच्छा अच्छा टेस्टी खाना देख के ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी क्या होता है बेसिकली, एक्चुअल में वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज किया हुआ सलाइवा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बहुत टेस्टी फूड, तो माउथ वाटरिंग टेस्ट। माउथ वाटरिंग है क्या बेसिकली, ये सलाइवा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है और हमें लगता है कि हमें भूख लग गई है, राइट। अब इसके बाद आता है टीथ का रोल। टीथ अगर आप देखो, टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ। तो हमारे जो जबड़े होते हैं, जो जॉ होता है उसमें टीथ जो है रूटेड होता है सॉकेट के फॉर्म में। दीज आर कवर्ड बाय वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड एनेमल। एनेमल पर बच्चों ध्यान देना है क्योंकि एनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाट एनेमल। सो टीथ हेल्प इन कटिंग टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो हमारा दांत जो है क्या होता है, वो चबाने के लिए होता है, खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाना चाहिए। बहुत सारे लोग निगल जाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने के टाइम पर स्नेक नहीं बन जाना है, खाना खाने के टाइम पर हमें इंसान ही रहना, खाना बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए। सो दैट जब ज़्यादा अच्छे से चबाएंगे तो वो उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है और हमें जो है हमारी बॉडी पर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है अगर हम लोग खाना अच्छे से चबा के खाएंगे। अब यहाँ पर टीथ का पार्ट देख लो। तो देखो बच्चों ऐसे याद रखना है, ICPM, ये टीथ का जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। I मीन्स इंसीजर, C मीन्स कैनाइन, P मीन्स प्रीमोलार और M मीन्स मोलार। तो देखो यहाँ पर जो है ये कैनाइन है, यहाँ पर देखो आप इंसीजर, ये क्या है बेसिकली बच्चों, इंसीजर है, ये कैनाइन है और ये प्रीमोलार है यहाँ पर और ये मोलार है, ठीक है। तो 8 ICPM इधर, 8 ICPM इधर और नीचे भी 8 ICPM इधर और 8 ICPM इधर। तो 8 इधर हियर एंड 8 दिस साइड बिकम 16। ऐसे नीचे भी 8 एंड 8, तो ये हो गया 16। तो टोटल हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। 16 + 16 इक्वल टू 32, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ। बत्तीसी मत दिखाओ मतलब दांत मत दिखाओ, है ना। तो ये हमारा जो है ICPM हो गया। तो आपको याद रखना है 8 ICPM इधर, 8 ICPM इधर और इधर भी 8 ICPM, इधर भी 8 ICPM, हो गया 32 दांत, ठीक है। अब इसमें जो है इसके फंक्शन क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बीच में ये होता है क्या, दांत होता है, ठीक है, सॉरी जीभ होता है, ठीक है, जो हमें जो है टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Adult humans typically have 32 teeth, 16 in upper jaw and 16 in lower jaw that fit together and help them chew food. Humans develop 2 sets of teeth during their life. तो इंसानों में एक दूध के दांत होते हैं। The first set of teeth are 20 small teeth, also known as baby teeth और milk teeth, जो बच्चों को आता है, ठीक है। They start appearing above a gum line when a baby is 6 or 7 months old. By the time a child is around 6 years old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth, मतलब 6 साल के बाद। ये बच्चों याद रखना है कि पहले तो 20 ही सेट होते हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना 6 महीने 7 महीने 8 महीने के, 20 सेट ऑफ टीथ होते हैं स्मॉल टीथ। इसके बाद अराउंड 6 साल में जो है उनको परमानेंट टीथ 32 दांतों का जो है एक जो है उनको ग्रुप मिल जाता है, जिससे वो अच्छे से खाना वाना खा पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो कम आउट ऑफ फ्रॉम द गम ये रिप्लेस बाय मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर दिया जाता है। ह्यूमंस हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो पहला है, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया बच्चों, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और आगे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो देखो ये ICPM आपको याद रखना है, इंसीजर विच इज यूज फॉर कटिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाने को कट करने के लिए। कैनाइन आर यूज टीयरिंग द फूड, प्रीमोलार आर यूज फॉर ग्राइंडिंग, चबाने के लिए यूज होता है, और मोलार्स आर यूज्ड फॉर, ये भी जो है चबाने के लिए यूज होता है। तो प्रीमोलार और मोलार ग्राइंडिंग के लिए, इंसीजर जो है कटिंग के लिए और
कैनाइन्स जो होते हैं वो टीयरिंग ऑफ फूड के लिए होता है, राइट। अब यहाँ पर बच्चों डू यू नो में देखो, डू यू नो में क्या दिया है, एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी एंड कवर द आउटर पोर्शन ऑफ द टीथ। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो एनेमल जो सबसे हार्डेस्ट और किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैराटिन जो कि एक प्रोटीन होता है। इट कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो ये झेल सकता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और वैसे भी हमें चबाना तो इसका हार्ड होना जरूरी है, तो ये एक तरह से एवोल्यूशन है। अब इसके बाद टंग देखेंगे, टंग क्या क्या होता है। टंग इज मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब जीभ के बारे में बताने की क्या ही जरूरत है, सबके पास जीभ होता ही है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इट इज फ्री टू मूव एट इट्स फ्रंट एंड वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। बच्चों जीभ में ना हड्डी नहीं होती है, तो ठीक है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे मूव करके देख भी रहे होंगे, है ना, तो ऐसे तो इस तरह से जो है हमारा जीभ का जो है डिजाइन है, ठीक है। और ये टेस्ट के लिए होता है बेसिकली। The tongue help in mixing up the saliva with the food. So it also help in swallowing food. तो खाने को निगलने के लिए भी यूज होता है। It has 4 type of taste bud which help us to know about sweet, sour, bitter and salty taste associated with different type of vitamin और food. तो देखो यहाँ पर ये पार्ट भी याद रखना, ये आगे का जो पार्ट होता है वो स्वीट के लिए होता है और ये लेफ्ट में जो है सॉल्टी। देखो ये सॉल्टी के लिए, ये सोर के लिए और एकदम लास्ट में जो है बिटर टेस्ट के लिए होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिया है, टंग इज अ बिजी ऑर्गन। टंग सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट with taste buds scattered over its surface. During chewing, the tongue holds the food against teeth. In swallowing, it moves food back into the buccal cavity and then into esophagus. When the pressure of the tongue close the opening of trachea and windpipe. तो बेसिकली ये फंक्शन है, इस तरह से जो है टंग जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जब हम लोग खाना खाते, राइट। तो जाएंगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, वो एक्टिविटी में बाद में कवर करूंगा, फूड पाइप और एसोफेगस। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा दूं, तो अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपका ये, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ जितना भी एनोटेशन है, सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। सो एसोफेगस देखो ये इसी को हम लोग फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एसोफेगस के बारे में, फूड पाइप। तो फूड पाइप इज अ लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द बकल कैविटी टू स्टमक। तो ये बेसिकली बकल कैविटी और स्टमक के बीच में रोल प्ले करता है, कनेक्ट करता है। फूड दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ इज पुश डाउनवर्ड इनटू एसोफेगस। फ्रॉम हियर द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एसोफेगस। तो एसोफेगस में मसल्स होते हैं जो उसको नीचे की तरफ ढकेलते रहते हैं स्टमक की तरफ। यहाँ पर डू यू नो में देखो, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ विंड पाइप। इट क्लोज द विंड पाइप व्हेन वी सॉलो फूड एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है हमारे बॉडी में ताकि लंग्स में जो है कोई खाना ना चला जाए, नहीं तो हमें खांसी आएगी और लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो क्लोज हो जाता है जब जरूरत नहीं होती है। तो फिर इसके बाद स्टमक है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, इसे याद रखना, वाइडेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कनाल का, स्टमक है। इट इज थिक वॉल्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। एक मिनट। It receives food from the esophagus and passes it into small intestine. The inner lining of stomach secrete gastric juice. इस पर बच्चों ध्यान देना है, इन स्टमक में कौन सा जूस रिलीज होता है, तो ये स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच हैव म्यूकस, ठीक है, विच हैव म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट। तो हाइड्रोक्लोरिक जो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है वो गैस्ट्रिक जूस उसको कहते हैं। और उसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम प्रेजेंट इन देम। बच्चों म्यूकस क्या होता है, बेसिकली म्यूकस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का डेंजरस एसिड है और ये हमारे पेट में नुकसान ना करे इसके लिए म्यूकस भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये नए नए म्यूकस के लेयर बनते रहते हैं, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक का एसिड जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जो स्टमक के जो लाइनिंग्स हैं, जो स्किन है, उस पर जो है डैमेज ना करे, इसके लिए म्यूकस को रिलीज किया जाता है, ठीक है।
Mucus protect the inner lining of stomach. Hydrochloric acid kills bacteria. It also provide acidic medium needed for digestion of food. तो digestion of food के लिए कौन सा मीडियम जरूरी चाहिए? तो उसके लिए है एसिडिक मीडियम, इसको याद रखना, ठीक है। मीडियम देखो, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो हमारे पेट में जो है मीडियम कैसा होना चाहिए डाइजेशन के लिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए। In stomach, the enzyme in stomach break down protein to simpler substance like amino acid। तो बच्चों यहां पर भी आपको फोकस करना है कि जो डाइजेशन होता है ना, एंजाइम इन स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपलर सब्सटेंस। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन स्टमक में ही हो जाता है, याद रखना। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये स्टमक में ही प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है डाइजेशन के लिए, वो स्टमक में ही हो जाता है। इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। लाइक एमिनो एसिड वगैरह बनता है। स्टमक विद अ होल, ये एक हिस्ट्री है बेसिकली। एक्सीडेंटली स्टमक में डाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था, उसके बारे में पढ़ना एक बार आप जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे हुआ था, डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। तो आपको उसमें आपको वीडियो पर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसका डॉक्यूमेंट्री आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ऑल द स्मॉल, इट इज अबाउट 6-7 मीटर लॉन्ग। अब बच्चों ध्यान देना, नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम भले ही स्मॉल है, लेकिन ये स्मॉल नहीं होता, ये 6 से 7 मीटर होता है, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ये चीज याद रखना है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन। तो अब जो है मेन जो डाइजेशन होता है ना बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्टमक में तो जो बैक्टीरिया रहता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है, जो प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है अमीनो एसिड वगैरह में हमारे स्टमक में। लेकिन मेन डाइजेशन कहाँ होगा? तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता है, सिक्रेशन फ्रॉम लीवर। तो लीवर जो है ना, वो कुछ जूसेस रिलीज करता है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ह्यूमन बॉडी में? लीवर है। इट इज द प्रेजेंट स्लाइटली बिलो, इसका लोकेशन कहाँ है? स्लाइटली बिलो स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे होता है, ऑन राइट साइड। इट सीक्रेट बाइल जूस। तो बच्चों इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। दैट इज स्टोर्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस स्टोर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। एंड दिस बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? तो रोल ऑफ बाइल जूस इज बेसिकली डाइजेशन ऑफ फैट। इसको भी याद रखना है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, डाइजेशन ऑफ फैट, राइट। इसको मैं हटा देता हूं सारा इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हट गया सब, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है बच्चों? तो लीवर है, ठीक है। और इसके बाद रोल है यहाँ पर, और गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे भी 8th में जाओगे आप, 9th में जाओगे, तो वहां पर भी बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब वर्ड यूज होंगे, तो आपको याद रहना चाहिए सब, नहीं तो साइंस समझ में नहीं आएगा फिर आपको। सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज। Pancreas is a yellow leaf-shaped gland located just below the stomach. It secrete pancreatic juice. ये क्या secrete करता है? Pancreatic juice. This juice acts on carbohydrate, protein and fats and break them into simpler form. तो देखो यहाँ पर फैट्स के डाइजेशन के लिए क्या रिलीज होता है? फैट्स के डाइजेशन के लिए हमारा जो बाइल जूस रिलीज होगा, ये वाला, और ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के लिए क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस होता है। ऐसे ही सीक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जो है कुछ चीजें सीक्रेट करता है, मतलब कुछ जूसेस रिलीज करता है डाइजेशन के लिए। तो वो देखो क्या है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine uses bile, pancreatic and intestinal juice to complete the process of digestion of food itself. Here carbohydrate are digested to simple sugar like glucose. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड, एंड थर्ड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, जिसको कि बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, और उसको हमारे एनर्जी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन
ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो बच्चों यहाँ पर इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन absorb the digested food, it has a large number of finger like projection called villi। इसको हमको याद रखना है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जहाँ से जिसको हम लोग विली बोलेंगे। और the villi increase the effective surface area of absorption of digested food। This absorbed food is passed through the blood vessel present in the villi। The food thus gets transported to all part of the body via blood। It is used to produce energy and build complex substance required by the body। This whole process is called assimilation। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको याद रखना है। एसिमिलेशन बड़े लॉन्ग आंसर में आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। और विली वर्ड याद रखना है। बेसिकली हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, सो दैट मैक्सिमम जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो देखो यहाँ पर विलीज हैं और ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है, जिसमें से खून में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये ब्लड वेसल यहाँ से गया रहता है, ये एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, राइट। तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन। सो चिल्ड्रन, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। भले ही नाम लार्ज है, बट ये जो है थोड़ा मोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर का है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है। द अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अभी खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे पास हो जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। हियर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और मिनरल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। देन वी हैव food, leftover waste part of the food passes to the rectum and is stored in the fecal matter। The feces are eliminated through the anus। This process is called egestion। तो बाकी का जो बचता है, जो जिसको लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाया जो मिनरल और वाटर, तो बाकी जो है बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया जाता है, राइट। तो ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अभी आपके कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। इसके बाद है न्यूट्रिशन। अब देखो ये तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन कड च्यूइंग हार्बीवोर एनिमल। जैसे गाय वगैरह हो गए, जिनको हम लोग कड च्यूइंग कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको इसमें पता चलेगा थोड़ी देर में जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, कड च्यूइंग हार्बीवोर एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, ठीक है। तो ये रूमिनेंट याद रखना है, ठीक है। काऊ, डियर, कैमल, बफेलो, सीप एंड जिराफ आर सम ऑफ द वेल नोन रूमिनेंट्स। बच्चों आपने गाय या फिर भैंस को देखा होगा कि वो जब चुपचाप बैठे होते हैं तो भी उनका मुंह चलता रहता है ना। और इसीलिए देखो एक कहावत भी है हिंदी में कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, ठीक है। पगुराए मीन्स व्हाट, बेसिकली वो कड च्यूइंग प्रोसेस को हम लोग पगुराए कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना मुंह चलाते रहते हैं। बेसिकली ये जो है क्या करते हैं, जो खाना जो घास उन्होंने खेतों से खाया हुआ है उसको बाद में फिर से उसको एक जगह पर स्टोर करते हैं अपने अंदर, और फिर से उसको बाहर लाके उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सो दैट कि उनका जो है डाइजेशन अच्छे से हो। सो दे हैव अ स्पेशल 4 चेम्बर स्टमक। तो उनके पास 4 चेम्बर स्टमक होता है, इंसानों में ये नहीं होता है। द फर्स्ट चेम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड रूमेन। तो अगर एग्जाम में व्हाट इज रूमेन, तो रूमेन इज बेसिकली आउट ऑफ 4 चेम्बर, फर्स्ट चेम्बर इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड रूमेन। ऐसे आपको लिखना है। Then what we have, these animals first swallow the food quickly and stored in their rumen। तो जब उनको खेतों में छोड़ा जाता है घास वगैरह चरने के लिए, तो बहुत जल्दी लोग घास को जो है सॉलो कर जाते हैं और रूमेन में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। द रूमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनके रूमेन में ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दैट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन। तो पूरा डाइजेशन नहीं होता वहाँ पर, पार्शियल डाइजेशन होता है। किसका होता है, सेलुलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल। दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड। तो बच्चों देखो ये जो फर्स्ट चेम्बर होता है ना रूमेन, देखो अगर आप डायग्राम देखो यहाँ पर, तो ये जो गाय है ये घास खाई यहाँ पर लाके रख लेती है, ठीक है। तो इस रूमेन में, ठीक है, तो ये देखो ये फर्स्ट चेम्बर है। तो अब इसमें ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया ना बच्चों इंसानों में नहीं पाए जाते हैं।
अगर इंसानों में भी ये बैक्टीरिया होते ना तो हम भी घास वगैरह खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता, इसलिए सेलुलोज जो घास वगैरह के होता क्या, वो एक तरह का सेलुलोज है। तो वो सेलुलोज जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है पकाना पड़ता है खाने को, ठीक है। इसीलिए हम जो है खाने को गर्म करके या फिर उसको पका के खाते हैं, क्योंकि उसको जो है कच्चा हम लोग सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। तो लेकिन ये बैक्टीरिया जो यहाँ पर गाय के अंदर रूमेन में होता है, ये सेलुलोज जो है सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट करती है। सो दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड। अब जब ये डाइजेस्ट होगा इसको हम लोग कड बोलेंगे, ठीक है। घास गया अंदर, ऐसे जो है डाइजेस्ट हुआ सेलुलोज, और उसको हम लोग अब बोलेंगे कड। अब ये कड का क्या होगा, रूमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग दिस कड बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट थॉरोली। अब उसको फिर से मुंह में लाते हैं, इनके पास इस तरह से अरेंजमेंट तो फिर से मुंह में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इंसान उल्टी नहीं करते, हालांकि ये उल्टी नहीं करते, लेकिन इनके पास टेक्निक होती है कि गाय हो गई, भैंस हो गई, डियर हो गई, ये लोग जो है अपने कड़ को फिर से वापस ला सकते हैं अपने मुंह में और धीरे धीरे उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। The thorough chewing of food during rumination helps to break down the rich cellulose content of the plant material. This breaking down makes it easy for these animals टू डाइजेस्ट सेलुलोज कंटेंट। तो बाद में उसका अच्छे से डाइजेशन होता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से वो चबा लेते हैं, ठीक है। Ruminant also have spacious bag-like structure between their small intestine and large intestine. This is called केकम। तो देखो यहाँ पर जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग केकम कहेंगे, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन केकम हेल्प्स द फर्दर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द फूड। तो आगे भी ये प्रोसेस चलता रहता है। It is interesting to note here that such bacteria are not present in human digestive system. Human beings cannot therefore digest cellulose, which goes on to form roughage. Roughage helps in the bowel movement in the human body. तो हम लोग roughage वगैरह यूज करते हैं बाउल मूवमेंट के लिए, लेकिन ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, इंसान नहीं कर सकते। बच्चों फिर इसके बाद है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन देखो अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है, कैसे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, पॉन्ड एंड लेक। तो अमीबा जो होता है बेसिकली बच्चों बहुत छोटा, जिसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होता है, और ये कहाँ मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में, तालाब में, झील में, ये सब जगह पर मिलता है। इट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, मतलब ये दिखाने का पैर होता है सिर्फ। स्यूडोपोडिया ऑल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड। तो इस स्यूडोपोडिया से वो फूड कैप्चर करते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो टेढ़ा टेढ़ा जो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली स्यूडोपोडिया है, ठीक है। फॉल्स फीट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब इसने देख लिया कि यहाँ पर एक खाने का पार्टिकल है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना जो स्यूडोपोडिया ना, इसको शेप चेंज करके इसको अंदर ले लेगा। देखो यहाँ पर ये अंदर ले लिया ना, यहाँ पर फूड को क्या किया अंदर, ये स्यूडोपोडिया से शेप इसने चेंज कर लिया। तो शेप चेंज करने के बाद ये फूड जो है अंदर आ गया फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल में आने के बाद देखो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल पूरी तरह से इसने ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करने के बाद ये धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहेगा फिर से स्यूडोपोडिया से बाहर निकाल देगा। इस तरह से न्यूट्रिशन होता है स्यूडोपोडिया में। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है बच्चों, तो इसलिए डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना। अमीबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया तो एंड एल्गी। व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड इट प्रोड्यूसेस स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। तो अपने फूड पार्टिकल को चारों तरफ से स्यूडोपोडिया की हेल्प से घेर लेता है। एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्यूडोपोडिया फ्यूज द फूड गेट्स ट्रैप इनटू वैक्यूल। तो ये फूड जो है फूड वैक्यूल में आ जाता है, यहाँ पर, ठीक है, कवर कर लेता है। Digestive juices are secreted into this vacuole to digest the food. The digested food is absorbed and used for production of energy, movement and maintenance of the organism. तो बाकी वो एनर्जी के लिए यूज करता है। The undigested food present in the food vacuole is expelled from the amoeba by the process of egestion. ठीक है, तो उसको बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग जो है दूसरे वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 साइंस मैथ्स आपको सब यहाँ पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।